चलिए बच्चा लोग, तो हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस के पहले तक पढ़ा था। ठीक है, तो इस नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पहले से लिख के रखा है। ठीक है, इससे होगा क्या कि हमारा टाइम बचेगा, ज़्यादा नहीं है, बस ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है सिर्फ इतना ही मैंने पहले से लिख के रखा है। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, आई गेस मुझे एक हाइलाइटर का ज़रूरत होगा, तो चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आप देख पा रहे हो। केमिकल इक्वेशन में हमने केमिकल इक्वेशन लिख के रखा है। देखो, केमिकल रिएक्शन लिखने का या केमिकल इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है, सिंपल सा। वो कुछ ऐसा होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप एक साइड में बीच में एकदम से एक एरो रखते हो। देख पा रहे हो ये एरो है ना, बीच में आप एक एरो रखते हो, और उस एरो के दोनों तरफ आप लोग पहले क्या आप लिए, जिसे आप रिएक्टेंट भी बोलते हो, है ना। पहले आप क्या लिए मतलब इनिशियल आपने किन दोनों चीज को या किन चीजों को आपस में इंटरैक्ट या रिएक्ट कराया, उसे आप बोलोगे रिएक्टेंट। और आप उसे एरो के लेफ्ट साइड में लिखते हो। किस साइड में लिखते हो? लेफ्ट साइड में। ठीक है, और इंटरैक्ट करने के बाद जो नया चीज बना उसे आप बोलते हो प्रोडक्ट, और उसे आप एरो के राइट साइड में लिखते हो। कहाँ लिखते हो? एरो के राइट साइड में। अभी ये जो हमने लिख के रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें जो रिएक्टेंट है उसे एनसीईआरटी डिफाइन करता है, विच अंडरगोज केमिकल चेंज। विच अंडरगोज केमिकल चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट को एनसीईआरटी ने डिफाइन कर रखा है, न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद जो नया चीज बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब भी ये जो हमने इक्वेशन लिखा है उसे भी एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, और उसका डेफिनेशन है अ वर्ड इक्वेशन दैट शोस चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। देखो, चेंज ऑफ रिएक्टेंट, इधर देखना, ये है आपका रिएक्टेंट। चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये जो पूरा पूरा चीज है इसे आप क्या बोलते हो? इक्वेशन। अच्छा, वर्ड इक्वेशन यहाँ हमने लिखा है। यहाँ अभी हमने जो इक्वेशन लिखा है ये हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है? सिंबल्स। बट वर्ड्स के फॉर्म में भी तो इक्वेशन हो ही सकता है। देखो कैसे, ये देखो हमने लिख दिया उसी को वर्ड के फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ सेम ही बात है। अभी थोड़ा सा गंदा हो गया तो आप लोग लिख लो वापस से, इसलिए मैं सब कुछ वापस से क्लियर कर दे रहा हूँ। बट आपको यहाँ पे पॉज करके लिख लेना होगा एक बार। उसके बाद अगर दिक्कत हो तो एक बार बैक आइएगा और वापस से देख लीजिएगा मैं क्या समझाया हूँ, कैसे समझाया हूँ। ठीक है, मैं सारा कुछ बैक कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ तक में आपने सब कुछ लगभग देख लिया है ना। यस, दैट्स इट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, है ना, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन, है ना। अभी हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो तो अभी देखने का चीज है। चलो सबसे पहले एक टर्म आता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखते हैं क्या है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो, अभी अभी हमने केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये देख लिया। अभी हमें जो काम करना है वो स्केलेटल इक्वेशन और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इन सारे प्रोसेस पे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इस वर्ड का मीनिंग समझे, क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation is called skeletal chemical equation. Unbalanced chemical equation is called skeletal chemical equation. ठीक है, अभी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या, अभी जहाँ देखते हैं, अब ये भी हमने एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लिया था, उसी से देख लेते हैं। ये देखो, हमने लिया था मैग्नीशियम, उसे हमने बर्न किया था ऑक्सीजन में, और उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, यही हमें मिला था। देखो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें ये जो एरो है, ये देखो, इसमें ये जो एरो है, क्या है, एरो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में LHS, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो बराबर हो जाए RHS के, सॉरी सॉरी, मैं स्केलेटल बता रहा हूँ ना, अनबैलेंस होना चाहिए, तो वो बराबर ना हो RHS में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो LHS में है, वो अगर RHS के बराबर नहीं होगा, वो अगर RHS के बराबर नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो क्या ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी डिसाइड करना, जरा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ मैं इसे। देखते हैं, चलो। इस तरफ देखो कितना मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, इधर देखो कितना मैग्नीशियम है, एक ही मैग्नीशियम है, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। अभी चलो, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है। इधर देखते कितना ऑक्सीजन है, देखो तो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ 1 लिखा है, और ऑक्सीजन जो यहाँ दिख रहा है वो 2 दिख रहा है ना, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। एक देखो, O2 इज मॉलिक्यूल, ऐसा आप नाइन्थ में पढ़े हो ना, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो अगर ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो क्या हमें मॉलिक्यूल देखना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें क्या देखना है, एटम, क्या देखना है हमें, एटम, मॉलिक्यूल नहीं देखना। तो देखो जरा, एक मॉलिक्यूल में जितना एटम होगा हम उसको ऐसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूल का यहाँ जो लिखा उसको यहाँ लिखा, उसके बाद हमने एक मल्टीप्लाई का साइन दिया, और यहाँ जो लिखा है उसको यहाँ लिखते हैं, कितना आया, 2। मतलब ये कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अभी जरा इधर देखते हैं, इधर देखो, यहाँ पे आगे में क्या लिखा होगा, देखो तो, इस मॉलिक्यूल के आगे में क्या लिखा है, कुछ नहीं, मतलब ये यही 1 है ना, और यहाँ क्या लिखा है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ भी 1 है, मतलब इधर कितना ऑक्सीजन है, 1 into 1। कैसे लिखा हमने 1 into 1, दिखा देता हूँ वापस से कैसे लिखा। इस वाले 1 को हमने यहाँ लिखा, और फिर इस वाले 1 को हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 1। मतलब कितना आइटम है यहाँ ऑक्सीजन का, 1 आइटम। अभी देखो, मैग्नीशियम जो है वो LHS इज इक्वल टू RHS है, मैग्नीशियम जो है वो LHS, देखो इधर एक है, इधर भी एक है, बिल्कुल है। बट बट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या है वैसा, देखे जरा, अभी देखते हैं। एक सेकेंड,
क्या यहाँ ऑक्सीजन बराबर है? देखो तो ऑक्सीजन, यहाँ देखो, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2। तो आप इसको लिखोगे ऑक्सीजन जो है वो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, ऑक्सीजन का अगर हम बात कर रहे हैं तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो सारा का सारा अगर बराबर हो जाता, अगर टोटल नंबर, या टोटल जोड़ देता हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन LHS इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ भी टोटल लिख देता हूँ, RHS का बराबर होता तो आप बोलते कि ये बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे देखो मैग्नीशियम तो है बट ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए आप इसको ओवरऑल क्या बोलोगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वापस से मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ, बहुत गंदा हो गया है ना। ये आपको देख के समझ में आना चाहिए, हर चीज लिखने का जरूरत नहीं है ना। चलो अभी ठीक है, आपके पास मैंने एक छोड़ दिया इसके साइड के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है ना, इधर वाला मैंने हटा दिया। बट फिर भी अगर आपको देखना हो एक बार वापस बैक जाइएगा और सब कुछ देख लीजिएगा, नहीं तो आप पे पॉज करके वापस जो लिखना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो यहाँ पे थोड़ा सा 9th का याद आ रहा है मुझे, तो आपको भी याद दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये देखो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है इसका बेस क्या होता है? तो इसका बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है उसी के बेसिस पे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूं बोलो पूरा पूरा बिल्डिंग खड़ा करते हैं। बेस वही होता है। क्या? लिख ही देता हूँ, अरे इसीलिए आ रहा था। कलर चेंज, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी क्या कोई मुझे याद दिलाएगा व्हाट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या था ये आखिर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो ऐसा कह रहा था कि टोटल सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा ही बोलता था कुछ वो। देखते हैं, लिख दूं क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? चलो लिख ही देता हूँ यार, बट ये टाइम पास है, बट फिर भी लिख दे रहा हूँ। अभी हमारा दूसरा डेमो क्लास है, एक और क्लास मैं फिजिक्स के लिए दूंगा अपना बैच शुरू होने से पहले, जहाँ डिसाइड कर लेना बायोलॉजी तो वैसे आप सब लोग जानते हो, बट फिर भी अगर टाइम मिला मुझे तो मैं एक बायोलॉजी के लिए भी एक लेक्चर बना दूंगा। केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर होगा जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ एज अ फॉर्म ऑफ डेमो। ओके, डेमो के फॉर्म में ये लास्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री के लिए, ताकि आप देख लो, आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको समझ में आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है मेरे से। तो चलो लिख लेते हैं। टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, total mass of elements present in the product, total mass of elements present in the product in a chemical equation या in a chemical reaction minded, chemical reaction में तो फॉलो होता है, बट अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन में बात करोगे ना तो इसका थोड़ा ड्रॉबैक है, ये रूल फॉलो नहीं होता। ये रूल सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशन के लिए। इन द प्रोडक्ट इन अ
chemical reaction has to be equal to the total mass of the product, has to be equal to the total mass of product, total mass of product, total mass of product, total mass of elements, ऐसा कर लो, सॉरी, total mass of elements present in the reactant product, तो बात तो हमने पहले ही कर लिया ना, present in the reactant। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बैलेंस करना भी सीख लेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये सब जितना भी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड है भाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो अभी एक इक्वेशन देखते हैं, ये है हमारा जिंक। जिंक को हमने रिएक्ट कराया है सल्फ्यूरिक एसिड से, वर्ड्स में लिखता हूँ पहले, सल्फ्यूरिक एसिड से हमने रिएक्ट कराया है, और जो बना है वो है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, और क्या बना है, हाइड्रोजन। क्या क्या बना, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से जब हमने रिएक्ट कराया तो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसी इक्वेशन को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो क्या बोलते थे, वर्ड इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन। और अब जो लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कैसे, जिंक प्लस H2SO4 से जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ZnSO4 प्लस H2। अच्छा, क्या ये बैलेंस्ड है नहीं है, इसके लिए आपको ज्यादा लंबा जाने का जरूरत नहीं। अगर बोर्ड बोलता है, अगर बोर्ड बोलता है तो आप एक बार एक चार्ट ऐसा बना लीजिएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ कैसा, चेक करने के लिए इस तरह का चार्ट बनेगा। फर्स्ट में आप लिखिएगा एलिमेंट, किस किस एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने लिखिएगा नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS। उसी तरह इस वाले में बात कीजिएगा नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहला एलिमेंट ले रहा हूँ जिंक, तो LHS में कितना है भाई, एक है, साफ साफ दिख रहा है, इधर कुछ नहीं है तो एक है। और RHS में कितना है, तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है, एक है ना। यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है। सेम बात यहाँ भी, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, तो एक एक तो मतलब जिंक बैलेंस है। वैसे तो आपको करने का नहीं, आप चुपचाप बस देखोगे सीधा सीधा, ये देखो एक जिंक, इधर भी एक जिंक। हाइड्रोजन देखो कितना हाइड्रोजन, इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इंटू 2, 2 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये कुछ यहाँ है 2, तो 2 हाइड्रोजन। सल्फर देखो, सल्फर देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ है नहीं तो मतलब यहाँ भी 1 है, तो कितना सल्फर, कितना 1। सल्फर देखो, सल्फर देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, टोटल कितना, सल्फर भी 1। ऑक्सीजन देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 4 है मतलब 4। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 था, और यहाँ 4 है मतलब यहाँ भी 4 है, मतलब सब कुछ बराबर है। हाइड्रोजन 2 इधर भी, हाइड्रोजन 2 इधर भी, जिंक एक इधर भी, जिंक एक इधर भी, सल्फर एक इधर भी, सल्फर एक इधर भी, ऑक्सीजन 4 इधर भी, ऑक्सीजन 4 इधर भी। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये जो हमने लिखा है ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमें अच्छे से आना चाहिए। जरा देख लेते हैं उसको भी कैसे करते हैं बैलेंस। देखो बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारा रूल्स होता है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, बट जो रूल आपको 10th में पढ़ना है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंसिंग ऑफ
केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो इसका बहुत सारा होता है, ठीक है, आयन बैलेंस मेथड, ठीक है, रिडक्शन नंबर मेथड, बहुत तरह का तरीका होता है। बट जो आपको पढ़ना है उस तरीके का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है? हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि आपको तुक्का मारना है कि अच्छा यहाँ 1 रख के देखते हैं, आय बैलेंस हुआ नहीं हुआ, 2 रख के देखते हैं, बैलेंस हुआ नहीं हुआ, क्या रख के देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो अभी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी लिया है वही मैं भी ले रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में का तो भी टाइम ही नहीं है, और नहीं अपना कोर्स उस तरह का है, ना जरूरत है, ना टाइम, और नहीं अपना कोर्स है उस तरह का। Fe3O4 और H2, Fe3O4 और H2। चलो अभी हम लोग सबसे पहले तो इस तरह का बॉक्स बना लिया जाए क्या? चलो आपकी खुशी के लिए मैं एक बार बना रहा हूँ, आपकी खुशी के लिए सिर्फ एक बार बना रहा हूँ। टोटल कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? एक आयरन मुझे दिख रहा है, एक ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है, और एक हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है। आपको भी शायद यही दिख रहा होगा, हमारा आंख अलग थोड़े ना। फर्स्ट जो है वो आयरन के लिए, दूसरा वाला ऑक्सीजन के लिए, और तीसरा वाला हाइड्रोजन के लिए। इस तरफ हम लिखेंगे कि LHS में उनका नंबर कितना है, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें RHS में इसका नंबर कितना है। LHS RHS के बीच में क्या होगा? एक एरो होगा, एक एरो होगा, ऐसा हमने पढ़ चुका है ना। ये देखो एरो के इस तरफ क्या होगा? LHS, और एरो के इस साइड क्या होगा? RHS। तो RHS में ये सब आएंगे, LHS में ये सारे आएंगे। चलिए LHS में आयरन कितना है, जल्दी से बताओ, आयरन कितना है LHS में? 1। RHS में देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अभी देखो यहाँ पे है 3, 3 इंटू 1, आयरन कितना? 3। RHS में आयरन कितना है? 3। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन कितना? 1 इंटू 1, मतलब ऑक्सीजन कितना? 1। RHS में देखो यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है? 4 है ना, तो मतलब कितना? 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। हाइड्रोजन देखो इधर कितना है? हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे है 2। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब कितना? 2। इधर है 2। इधर देखो तो RHS में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 2 मतलब कितना? 2। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है। वापस से मैं उस इक्वेशन को लिख देता हूँ। आयरन प्लस इस बार जो हमने लिखा है ना, इस बार जो हमने लिखा है ये हम सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी आपके दिमाग में सीधा सीधा सा एक बात आना चाहिए कि आपको सबसे पहले बैलेंसिंग वहां से शुरू करना है, उस मॉलिक्यूल से शुरू करना है जिसमें सबसे अधिक एटम। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सबसे अधिक एटम वाला अगर आपने बैलेंस कर लिया तो जो बचा उसमें तो एक आध एटम है, तो अगर गड़बड़ाया भी तो एक आध एटम में गड़बड़ाएगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब तुक्का मारना। देखो यहाँ पे कितना आयरन है, हमने अभी देखा, ऊपर ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आयरन है? 3। और इधर कितना है? 1। तो एक काम करते हैं यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ तो 1 है ही, जाहिर सी बात है आयरन बैलेंस हो गया हमारा, हो गया। अभी हम ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 है ना, ऑक्सीजन 4 है, देख लो, वापस से देख लो अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 4। अच्छा LHS में ऑक्सीजन कितना है? LHS में ऑक्सीजन
LHS में ऑक्सीजन कितना है? तो LHS में देखो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब LHS में ऑक्सीजन है 1। आप देख पा रहे हो, इस चार्ट में भी देखो, चार्ट में भी देखो 1, मतलब यहाँ 4 है और इधर 1 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ इसको 4 से इंटू कर देते हैं। तुक्का मारे हैं, सीधा तुक्का मारे हैं, हमें नहीं पता सही है गलत है, तुक्का मारे हैं। तो तुक्का मारने के बाद साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ऑक्सीजन भी 4 हो गया, तो ये बैलेंस है ना। कलर चेंज करता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, इधर तो 4 था ही, आयरन यहाँ 3 था ही, यहाँ भी 3 हो गया। अभी बचा क्या? अभी हाइड्रोजन का खेल गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस था, ये देखो इधर भी 2 पहले से और इधर भी 2, बट अब खेल गड़बड़ा गया क्योंकि अभी इधर हाइड्रोजन कितना हो गया देखो तो, 4 इंटू 2 कितना, 8, और इधर कितना है, इधर तो उतना का उतना ही। अरे सर, लेकिन एक तो सिंपल सा बात है, अगर इसको किसी तरीके से 4 से इंटू कर दिया जाए तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। देखो, you are always free to change the coefficient in order to balance the reaction। ठीक है, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? अभी मैं एक अलग ही कलर हाइलाइटर ही उठाता हूँ। देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब किसी भी कंपाउंड के, किसी, देखो एक कंपाउंड आपका ये है, एक आपका इधर एलिमेंट है, यहाँ आपका एक कंपाउंड है ना, यहाँ पे ये आपका एक कंपाउंड है। तो किसी भी कंपाउंड के, किसी भी या एक काम करता हूँ, मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ, आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा हो। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, कोएफिशिएंट। भी एक चीज और अच्छे से दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये जो है ये एक एटम है, इधर जो आपको दिख रहा है ये वाला H2O वाला पार्ट, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये आयरन था, आयरन का कोएफिशिएंट, इधर देखो वाटर है, H2O दिख रहा है आपको, उसका कोएफिशिएंट, वाटर एक मॉलिक्यूल है, आयरन एक एटम है। उसी तरह देखो Fe3O4, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, बट ऐसा नहीं कुछ नहीं लिखा है, यहाँ देखो कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 है, ठीक है, 1। अभी ठीक है, ये देखो कुछ नहीं है मतलब यहाँ हाँ 1 है। तो अभी सोचने वाला बात है कि Fe3O4 जो एक मॉलिक्यूल है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ये देखो H2 है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसके आगे कुछ